नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी का आईसीटी पार्ट जो आपके लेक्चर फर्स्ट ग्रेड में आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंप्यूटर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। और देखिए कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आजकल सारे एग्ज़ाम में आता है। कोई भी एग्ज़ाम आप देख लीजिएगा, सारे एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं। और आपका ये जो पेपर होता है लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का, उसमें कोई सा भी पेपर आपका है साइकोलॉजी के पार्ट में आपके में आईसीटी का एक पार्ट आता है, उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके आते ही हैं। और उन 4-5 क्वेश्चंस में आपसे कंप्यूटर की जो नॉलेज होती है, बेसिक नॉलेज होती है, और कंप्यूटर का योगदान क्या है एजुकेशन में, पढ़ाने में क्या नॉलेज, पढ़ाने में क्या योगदान है, कुछ सीखना है, नया सीखना है, बच्चों को सिखाना है, टीचर को इंस्ट्रक्शंस देनी है बच्चों को, या बच्चों को लर्न करना है, जिसे आप अधिगम हम बोलते हैं। तो वहाँ कहाँ कहाँ पे हमारा कंप्यूटर जो होता है वो वहाँ पे हेल्पफुल होता है। हम बात करें कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, या फिर हम बात करें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, आईसीटी की हम बात करेंगे, तो कंप्यूटर जो है वो एजुकेशन सिस्टम में कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे काम आता है, वो सारी चीजें हमें इसमें सीखनी है। ठीक है, तो आपके 4-5 क्वेश्चन इसमें आते हैं लेक्चर फर्स्ट ग्रेड में। आपके साइकोलॉजी का जो ये पार्ट है आईसीटी का, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, और इसको बिल्कुल आसानी से आपको सीखना है, बिल्कुल भी कोई भी इसमें जोर नहीं आएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि आईसीटी होता क्या है। तो देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपका आईसीटी, आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषण। सूचना एवं संप्रेषण टेक्नोलॉजी जो होती है वो क्या है, सूचना का मतलब क्या होता है, संप्रेषण क्या होता है, और टेक्नोलॉजी जो है वो ये एजुकेशन में कहाँ पे काम आती है। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ये आपका एक मैंने सिलेबस टाइप में आपको बताया है कि कौन कौन से पॉइंट्स को हमें टच करना है। तो आईसीटी अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम उसका कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट ऑफ आईसीटी क्या है। उसके बाद में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर का मतलब आपका होता है कोमल शिल्प उपागम, हार्डवेयर का मीन्स होता है कठोर शिल्प उपागम, और एक होती है आपकी सिस्टम प्रणाली। तो जो आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है, शिक्षा प्रणाली जो है, शैक्षिक प्रणाली जो है आपकी, उसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज द हार्डवेयर, सेकंड इज द सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड इज द सिस्टम अप्रोच। तो पहली जो होगी वो होगी आपकी क्या, कठोर शिल्प उपागम, हार्डवेयर जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है कोमल शिल्प उपागम, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, सिस्टम अप्रोच की हम बात करते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे आईसीटी होता क्या है, उसके बाद में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर की चीजें क्या होती हैं, कंप्यूटर में ईमेल क्या होता है, कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर में बिट बाइट क्या होती हैं, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, सारे पेपर्स हमने खंगाले हैं, और सारे पेपर्स को के अकॉर्डिंग ही हम सिलेबस को लेकर के चलते हैं कि पेपर में क्या क्या पूछा गया है। महत्वपूर्ण ये होता है कि आपको वो पढ़ाना है जो एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जाता है, उसको टच करना है। तो सारे पेपर्स को जब हम देखते हैं तो उनका जो निचोड़ निकलता है वो पता लगता है कि किस किस टॉपिक में से पूछा गया, वो टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। आपका मेमोरी का पार्ट पूछा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये पूछा जाता है, कंप्यूटर के टाइप आपको पढ़ने होते हैं। इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए, मेमोरी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेट में आपका वेबसाइट, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, ईमेल क्या होते हैं, सिक्योरिटी क्या होती है। तो ये सारे काफी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। और इसके बाद में आता है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का मीन्स होता है कंप्यूटर सहायक अधिगम। कंप्यूटर के जरिए कोई भी स्टूडेंट जो है वो कैसे सीख सकता है, कैसे पढ़ सकता है, कैसे हम कंप्यूटर के इस आईसीटी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, क्या फायदे होते हैं, वो हम पढ़ेंगे सीएएल में, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शन देने में कैसे सहायक होता है। आप होमवर्क दे देते हो बच्चे को, आप काम दे देते हो कि घर से करके लेके आना है, तो कैसे एक शिक्षक की भूमिका में कैसे कंप्यूटर रहेगा,
वहां पे कंप्यूटर की सहायता से हम कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो कंप्यूटर आपको सिखा रहा है, तो कंप्यूटर सहायक क्या होता है, अधिगम होता है। लास्ट में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग आईसीटी पेडोलॉजी इंटीग्रेशन। तो कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो आईसीटी पेडोलॉजी को क्या करेंगे, उसको प्रभावित करते हैं। तो पहले पढ़ने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है ना। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि वो पढ़ने से पहले पढ़ाते जाए और लास्ट में कहें कि हमने किस सीक्वेंस में चले और पढ़ना क्या था। तो आप समझ लें कि ये आपके 6 पॉइंट्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसमें आईसीटी का कंसेप्ट है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम अप्रोच जो है, तो ये कोमल शिल्प उपागम होता है सॉफ्टवेयर, ये होता है कठोर शिल्प उपागम, और ये होता है सिस्टम प्रणाली। ये तीनों ही एजुकेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट होते हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इसके अलावा पढ़ना है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, और क्या पढ़ना है आपको, फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग पेडोलॉजी इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चीज हमें पढ़नी है। अब जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, सबको मिक्सअप करके चलेंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीटी की, बात करते हैं कि आईसीटी होता क्या है और आईसीटी का यूज एजुकेशन में क्यों करते हैं। ठीक है, तो आईसीटी क्या है, सूचना को एकत्र करने, स्टोर करने, उसमें सुधार करने और उसे प्रेषित एवं प्रसारित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो वर्ड है, ये एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे, सूचना। ठीक है, एक वर्ड जो दे रखा है वो कौन सा है, सूचना वर्ड दे रखा है ये। ठीक है, अब सूचना जो वर्ड दे रखा है वो क्या होता है उसको हम समझते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन जिसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। सूचना का मीनिंग क्या होता है, सूचना का मतलब होता है कि किसी डाटा पे अगर आपने कोई प्रोसेसिंग की है और उस प्रोसेसिंग के बाद में जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सूचना कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 2 और 2 ये कहीं इनपुट किए, अब इन पे प्रोसेसिंग हुई 2+2। ठीक है, क्या प्रोसेसिंग हुई, 2+2, और आपका रिजल्ट जो आया वो क्या हो गया, 4। तो 4 क्या हो गया, वो सूचना हो गया। मतलब अर्थपूर्ण रिजल्ट अगर आपका आ रहा है, आउटपुट जो है आपका मीनिंगफुल है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। और ये वाला जो हम इनपुट कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। वो तथ्य या आंकड़े जो कंप्यूटर में प्रविष्ट कराए जाते हैं उनको डेटा कहते हैं। और इस पे जो प्रक्रिया होती है, क्या होती है, इस पे प्रक्रिया जो होती है, मींस इस पे प्रोसेस जो होती है, ये इसको क्या करें, प्रोसेस करें। और ये हमारा क्या है, ये हमारा आउटपुट है। लेकिन ये आउटपुट हमारा कैसा है, मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल का मतलब अर्थपूर्ण आउटपुट आ रहा है हमारा। ठीक है, कैसा आ रहा है, अर्थपूर्ण आउटपुट आ रहा है। और ये हमारा क्या है, इनपुट है, इसको हम बोलेंगे इनपुट, ये। ठीक है, तो हम कुछ भी कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है, कोई प्रक्रिया करता है, और उसके बाद में जो अर्थपूर्ण आउटपुट देता है, मीनिंगफुल आउटपुट देता है, उसको हम क्या कहते हैं, सूचना। सूचना को आप कह सकते हो कि प्रोसेस्ड डेटा जो होता है उसको क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है। मतलब आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। प्रोसेस के बाद डेटा पर एक प्रक्रिया के बाद में वो डेटा एक अर्थपूर्ण आउटपुट में जब बदल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए कहीं पे भी आग लग गई, अब क्या हुआ, आग लगी तो मेरी आंखों ने उस दृश्य को देखा, तो मेरी आंखें क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। मेरी आंखें क्या हो गई, इनपुट डिवाइस। और वो जो सीन था उसको देखा, तो वो सीन क्या है, मेरी आंखों में गया, तो क्या हो गया, वो इनपुट हो गया। उसके बाद माइंड ने प्रोसेस किया, माइंड क्या है, मेरा सीपीयू है। फिर मुंह जो है वो आउटपुट डिवाइस है, और मैंने उससे अर्थपूर्ण सूचना किसको दी, मैंने सूचना दी, राम सिंह तुम्हारे घर में आग लग गई। इसका मतलब उसको सूचना दी, मीनिंग है उसका। ठीक है, तो कैप्चर किया इनपुट डिवाइस ने, प्रोसेस किया प्रोसेसिंग डिवाइस ने, और मुंह से बता रहा हूं तो ये आउटपुट डिवाइस हो गई। इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और आउटपुट देते हैं। ठीक है, 2 और 2 लिया तो इनपुट हो गया, डेटा है, तथ्य आंकड़े ये सब क्या डेटा है। उस पर प्रोसेस किया तो क्या हो गया, प्रक्रिया की, और प्रक्रिया के उपरांत जो आउटपुट आया, जो मीनिंगफुल आउटपुट हमारा आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। ठीक है, ये तो सूचना तो ये होती है। अब क्या है, इसके बाद में क्या होता है, संप्रेषण।
तो संप्रेषण का मतलब होता है सूचना को भेजना, कम्युनिकेशन करना। जैसे मैं हूं इंसान और किसी इंसान को मैं बात कर रहा हूं दूसरे इंसान से, तो दो इंसान अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उसका मतलब वो कम्युनिकेट हो रहे हैं आपस में। क्या हो रहे हैं आपस में? उनमें सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। एक आदमी बात कर रहा है, दूसरे से बात कर रहा है, दूसरे को सूचनाएं दे रहा है, वो दूसरा पहले को दे रहा है, तो कम्युनिकेशन है, माध्यम है। मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं, कंप्यूटर और मेरे बीच में क्या है? कम्युनिकेशन है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। मैं कंप्यूटर में सूचनाएं दे रहा हूं, कंप्यूटर मुझे सूचना दे रहा है। तो कम्युनिकेशन, सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए क्या चाहिए? हमें कम्युनिकेशन चाहिए, प्रसारित करने के लिए। ठीक है ना? ये तो आप ये समझें कि सूचना संप्रेषण तकनीकी का यूज हम किस लिए करते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, सूचना अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजनी है, देनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? संप्रेषण टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज करते हैं। अब देखिए आईसीटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है? सूचना को एकत्र करना मींस कलेक्ट करना, स्टोर करना, उसको संग्रहित करना और उसमें सुधार करना। मतलब सूचना आपने ली तो जरूरी थोड़ी है कि वो सही होगी, पहले उसको करेक्ट करें, उसको एक्यूरेसी चेक करें, उसकी सूचना सही है या नहीं है। ठीक है ना? उसको करेक्ट किया जाता है, रेक्टिफाइड किया जाता है, उसके बाद में उसको प्रेषित करना है या एवं प्रसारित करना है। तो वो जो टेक्नोलॉजी आप कंप्यूटर का यूज करोगे, नेट का यूज करोगे, उस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। सूचना को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको स्टोर करते हैं, उसको चेंजेस देखते हैं उसमें सही है नहीं है, उसके बाद में उसको फिर हम फॉरवर्ड करते हैं या फिर उसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, आईसीटी में वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर एवं नेटवर्क हार्डवेयर, आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सूचना के संचालन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आईसीटी में क्या होता है? आपके वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर में किसके लिए किया जाता है? जिनका प्रयोग कंप्यूटर में किसके लिए किया जाएगा? कंप्यूटर एवं नेटवर्क। ठीक है, किसमें आएगा? कंप्यूटर एवं नेटवर्क हार्डवेयर, आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सूचना के संचालन के लिए किया जाता है। तो वे सभी साधन आईसीटी में आते हैं जिनका यूज हम किसमें करते हैं? जिसका यूज हम करते हैं सूचना के संचालन के लिए। मतलब सूचना आपको भेजनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? हार्डवेयर भी चाहिएगा, आपको क्या चाहिएगा? सॉफ्टवेयर भी चाहिएगा, उसके अलावा नेटवर्किंग भी चाहिएगी, तो सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। तो वे सभी यंत्र जो सूचना संप्रेषण में काम आते हैं वो सब हमारे क्या है? आईसीटी के साधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। अब देखिए सूचना क्या है? जैसे कोई न्यूज है, कोई एडवर्टाइजमेंट है, कोई विज्ञापन है, ब्लॉग है, ब्लॉग में सूचना, ब्लॉगिंग करते हैं लोग तो अपनी क्या करते हैं? सूचना रखते हैं। सॉफ्टवेयर है, ये सब किस में आते हैं? सूचना में आते हैं। ठीक है, संचार में क्या आता है? टीवी। टीवी आपको, टेलीविजन क्या कर रहा है? एक सूचना दे रहा है। रेडियो जो है उससे आपको सूचना मिल रही है। एसएमएस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, शॉर्ट मैसेज सर्विस या सरल मोबाइल संदेश भी इसको कहते हैं। एमएमएस होता है मल्टीमीडिया मैसेज, है ना? ये मल्टीमीडिया मैसेज जो होता है तो वो एमएमएस हो गया। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, नेट के जरिए, इंटरनेट के जरिए यूज करके आप क्या कर रहे हो? किसी को संदेश भेज रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल, या फिर क्या कहेंगे? उसको ईमेल कहेंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर जो है आपका वो एक माध्यम है सूचना को प्रसारित करने का। न्यूज क्या है? सूचना है। न्यूज़पेपर जो है वो क्या है? सूचना का प्रसारण का माध्यम है, तो वो क्या है? संचार माध्यम है। वाईफाई है जिससे आप नेट चलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाईमैक्स जो होता है कि पावरफुल आपको वायरलेस नेटवर्क बनाना है कहीं दूर दराज के गांवों में, तो एक छतरी लगा दी जाती है और उससे 50 किलोमीटर की रेंज में आपका क्या होता है? स्पीडली वाईफाई चलता है, तो उसे कहते हैं वाईमैक्स। लाईफाई जो होता है वो वाईफाई का बड़ा भाई होता है। लाईफाई क्या होता है? वाईफाई का बड़ा भाई, इससे 100 गुना ज्यादा तेज होता है। ये होता है वायरलेस फिडिलिटी और वो होता है लाइट फिडिलिटी, है ना? इनको अभी पढ़ेंगे हम आगे। फैक्स जो होता है वो होता है फैसिमाइल मशीन और कंप्यूटर। ये सब के सब संचार माध्यम है। मींस सूचनाओं को इधर से उधर करना है, आदान प्रदान करना है, उनको प्रसारित करना है, उनको प्रेषित करना है, तो ये सब के सब संचार माध्यम काम में आएंगे। और सूचना में क्या आता है? न्यूज, विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट, ब्लॉग है, सॉफ्टवेयर, ये सब किस में आते हैं? सूचना में आते हैं। अब देखिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी के घटक कौन कौन से होते हैं? तो ये निम्न जो है ये
ये सब क्या है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के क्या है, घटक है। तो पहला घटक जो होता है वो कौन सा है आपका, कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी। तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, फर्स्ट इसका क्या है, इसको कहते हैं विभिन्न घटक जो हैं इसके वो हैं, ठीक है, एलिमेंट्स की बात करें तो। इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर के साथ साथ इनपुट आउटपुट एवं स्टोरेज युक्तियां शामिल हैं। कंप्यूटर हम पढ़ेंगे तो कंप्यूटर में क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, इसके अलावा क्या होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, फिर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ठीक है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, और एक क्या होता है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो सबसे छोटा जो कंप्यूटर होता है जिसे हम कहते हैं पीसी या पर्सनल कंप्यूटर, जो हमारे घरों में काम में हम लेते हैं, जिसपे एक बार में एक इंसान काम करता है, सिंगल यूजर जो होता है, उसको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। सबसे छोटा, स्पीड में सबसे कम, साइज में सबसे छोटा, ठीक है, कीमत में सबसे कम, तो वो कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर। अब उस माइक्रो कंप्यूटर का दूसरा नाम होता है पीसी, मींस पर्सनल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर अभी जापान का सबसे तेज है, फुगाकू कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। इंडिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी वर्तमान में है परम सिद्दीकी एआई। अब दूसरा आ गया, सॉरी, परम प्रवेग आ गया है ना, पहले था परम सिद्दीकी, उससे पहले था आपका प्रत्युष और मिहिर थे। प्रत्युष के बाद में आया परम सिद्दीकी, उसके बाद में आ गया परम प्रवेग। अभी तक ये है, उसके बाद बदल जाए तो आगे बदलता रहेगा। सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले, उससे पहले तिहाने 2 था चीन का, उसके बाद में फिर समिट आया अमेरिका का, और अभी कौन सा चल रहा है, फुगाकू जापान का जो है, फुगाकू कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है। वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया का सबसे पुराना था परम 8000, 1991 में बनाया गया था, आगे पढ़ेंगे हम। और अभी जो है भारत का परम प्रवेग सबसे तेज है। तो ये क्या है, इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी में क्या आता है, इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर आता है। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हम क्या यूज करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। बच्चे पढ़ेंगे करेंगे तो पर्सनल कंप्यूटर पे पढ़ेंगे अपने पे, ठीक है, लेकिन सर्वर के साथ साथ इनपुट, सर्वर भी चाहिए। अच्छा, सर्वर क्या होता है, कि सर्वर क्या होता है, जो मेन कंप्यूटर जहां पे सब कुछ स्टोर है, और हम सब क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर हैं। और क्लाइंट कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है, एक पीसी कंप्यूटर होता है, ठीक है। नॉर्मली हम बात करें तो क्लाइंट का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, और ये सर्वर है, ठीक है। सर्वर का मतलब सुपर कंप्यूटर मान लीजिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर ले लीजिए, इनमें से कोई बनाएंगे। तो सारी सूचनाएं आंकड़े कहां पे सेव हैं, सर्वर पे सेव हैं। अब जब भी हम कोई चीज की रिक्वेस्ट करेंगे तो वो कहां पे जाएगी, सर्वर के पास जाएगी, और सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और हमें क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा। आपने कहा मुझे ये चीज चाहिए, तो वो सर्वर क्या करेगा, डेटा पड़ा हुआ है पूरा, वो आपको उठा करके वो चीज दे देगा, ठीक है ना। आपने कहा मुझे ये वेबसाइट देखनी है, मुझे ये बुक डाउनलोड करनी है, मुझे ये चीज पढ़नी है, तो वो सारी चीज क्या, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उसको दे देगा। तो आपको एक क्या चाहिए, माइक्रो कंप्यूटर चाहिए, सर्वर चाहिए, और इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस में आपका क्या आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में जैसे आपका क्या आ गया, कीबोर्ड आ गया, ठीक है, माउस आ गया, जॉयस्टिक है आपका, लाइट पेन है, ठीक है, ये सारी चीज, स्कैनर है, ये सब क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में आते हैं। स्टोरेज यूनिट चाहिए आपको, स्टोरेज यूनिट में आपको क्या चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए जैसे, ठीक है, फ्लॉपी है, सीडी है, डीवीडी है, तो जनरली हम क्या यूज करते हैं, हार्ड डिस्क यूज करते हैं। तो हमें इनपुट आउटपुट वाले यंत्र चाहिए हार्डवेयर में, आईसीटी को अगर हमें यूज करना है तो। और फिर हमें क्या चाहिए, स्टोरेज यूनिट चाहिए, मतलब हार्ड डिस्क वगैरह ये होनी चाहिए हमारे में, सर्वर होना चाहिए, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में आती हैं, ठीक है। ये इसके बाद में फिर क्या होता है, इसके बाद में आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी जो होती है कंप्यूटर वाली अपनी, उसमें क्या होता है, देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस प्रणाली, सर्वर, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर शामिल हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो जो आपका ओएस होता है, जैसे मोबाइल में आपके में चलता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर में जनरली आप यूज करते हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं। मोबाइल में आपका कौन कौन सा चलता है, जैसे सैमसंग के फोन में एंड्रॉयड चलता है, ब्लैकबेरी का जो फोन है उसमें ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन जो है आपका उसमें आईओएस चलता है, एक आपका सीमेंस का चलता है नोकिया वगैरह में, जियो धन धनाधन इसमें चलता है काई ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, तो अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज करना पड़ेगा।
विंडोज है, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो डॉस है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, और क्या है आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना ना तो कंप्यूटर चलेगा ना मोबाइल चलेगा, ठीक है। कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, मोबाइल में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो काम नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो उस सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक होता है। जैसे इंसान के शरीर में आत्मा होती है, बिना आत्मा के शरीर क्या होता है, डेड बॉडी होता है। ऐसे ही क्या होता है यहाँ पे, अगर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। कंप्यूटर में सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कोई सा भी डाल सकते हो आप, डॉस डालें, यूनिक्स डालें, लाइनेक्स डालें, मैक डालें जो एप्पल के कंप्यूटर में चलता है, विंडो डालें, कुछ भी। लेकिन सबसे ज्यादा आपको पता है विंडोज, तो इसलिए आपको विंडोज ही जानते हो, आपको ये पता नहीं कि ये भी है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग के फोन में चल रहा है, आपके में उड़ गया तो सैमसंग का फोन आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। ब्लैकबेरी के फोन में ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। किस में चलता है, आईफोन में। इसका नाम होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, और आईफोन का नाम होता है इंटेलिजेंट फोन, और उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, iOS चलता है। सीमंस है, ये विंडोज एक इसमें चलते हैं, नोकिया के फोन में। काई जो चलता है जियो धनाधन वाले में। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है तो सिस्टम काम नहीं करेगा आपका, आगे पढ़ेंगे इसको भी। तो पहली चीज अगर हम बात करें कि आईसीटी को हमें अप्लाई करना है, बच्चों को कंप्यूटर का यूज करके पढ़ाना है, टेक्नोलॉजी सिखानी है, सूचना संप्रेषण करना है, सैटेलाइट के जरिए बच्चों को ज्ञान पहुंचाना है, कब बच्चे कंप्यूटर से सीखें, ऑनलाइन पढ़ाई करें, तो हार्डवेयर चाहिएगा, और कौन सा चाहिए, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए कंप्यूटर में या मोबाइल में, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस का मतलब होता है कि आंकड़ों को, रिकॉर्ड को टेबुलर फॉर्म में टेबल बना करके जमा के रखना, जिससे जब जरूरत पड़े तब उसको एक्सेस कर सके। एक तो आपने क्या कर रखा है, एक कमरे में 1000 किताबें आपने डाल रखी हैं। अब आपको किताबें सर्च करनी है, तो 1000 बुक्स में से आप क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो उसमें, तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए आप क्या करते हो, ये मेरी रीजनिंग की बुक है, ये मैथ्स की बुक है, ये रैक में ये वाली बुक है, ये कंपटीशन की ये बुक है, ये पॉलिटिकल साइंस की बुक है, तो अलग अलग करके आपने रैक में जमा रखा है। जब आपको जरूरत पड़ी तुरंत उसमें से आपने निकाल लिया। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसे कहते हैं डीबीएमएस, के रिकॉर्ड को आप क्या कर रहे हो, डाटाबेस का मतलब होता है टेबलों का समूह, और टेबल बना बना के आप रिकॉर्ड को जमा रहे हो, तो उसे कहते हैं डाटाबेस। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसमें चाहिए, ठीक है, जमा करके रिकॉर्डों को टेबुलर फॉर्म में रखना। इसके बाद सर्वर चाहिए, तो सर्वर के लिए हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए, ठीक है ये। इसके बाद में क्या है, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर चाहिए आपको। व्यापारिक एवं वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर जो चाहिए आपको, तो उसमें क्या होता है, कमर्शियल सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, मतलब लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयरों में क्या होता है आपको, कि उसमें लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर इसलिए चाहिए क्योंकि वो क्या है, काम नहीं करेंगे फुली। अगर आपको काम करना है तो आपको लाइसेंस वर्जन उनका लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए विंडोज है, तो विंडोज में क्या होता है कि विंडोज जो है आपका वो, अब ये क्या है, लाइसेंस वर्जन है, फ्री में नहीं मिलता है ये। तो फ्री में अगर आप इसको लाना चाहोगे तो फ्री में नहीं आएगा, ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है। किस कंपनी का मालिकाना अधिकार है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अधिकार है इस पे, ये फ्री में नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए आपको 5-10 हजार रुपए आपको देने पड़ेंगे तब जाके ये मिलेगा, ठीक है। आप सोचो फ्री में ले आते हैं हम, तो फ्री में जो आप लाते हो वो पायरेटेड वर्जन होता है। तो आपको ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी अगर आपको पढ़ाना है, इसको यूज करना है, तो व्यापारिक एवं वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप है, एडोब कंपनी का लाइसेंस चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, लाइसेंस चाहिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। ऑफिस का सॉफ्टवेयर है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का क्या चाहिए, आपको उसका लाइसेंस वर्जन चाहिए, ठीक है। तो वाणिज्यिक कमर्शियल सॉफ्टवेयर आपको नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी आपको, है ना, तो वो चाहिए इसमें, आईसीटी अगर आपको चलानी है। दूरसंचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत दूरसंचार के माध्यम, प्रोसेसर, इंटरनेट से जुड़ने के लिए वायर्ड वायरलेस पर आधारित सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी शामिल है।
इसका मतलब ये है कि अब तो बात करिए आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये चाहिए आईसीटी को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो, मतलब आईसीटी के जरिए आपको पढ़ाना है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में लाना है, आईसीटी को यूज करना है उसका, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके अलावा फिर क्या चाहिए आपको, नेटवर्क चाहिए। इसके अंतर्गत दूर संचार के माध्यम, अब दूर संचार के माध्यम क्या होते हैं आपके, दूर संचार के माध्यम क्या होते हैं, जैसे आपके क्या है मॉडेम है, राउटर है, ये डिवाइस जो होती है, हब है, स्विच है, ये सारे डिवाइस आपको यूज करने पड़ेंगे। प्रोसेसर चाहिए आपको हैवी, जो प्रोसेस करेगा। इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपको वायर्ड और वायरलेस माध्यम चाहिए। वायर्ड का मतलब आप क्या करोगे, तार से जुड़ रहे हो, और वायरलेस का मीनिंग क्या है, वायरलेस का मतलब बिना तार की। अब तार हम बात करते हैं तो हमारा जनरली वायर जो होता है ना वो तीन तरीके का होता है। एक तो होता है ट्विस्टेड पेयर वायर होता है, ट्विस्टेड पेयर वायर, जो पहले टेलीफोन लाइनों का जो तार हुआ करता था वो वाला वायर, जिसमें क्या होता है ऐसे ऐसे करके एक तरह से तार जो होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। टेलीफोन लाइंस में आपने देखा होगा काला कलर का एक तार होता था, ब्लैक कलर का, वो जो था उसके माध्यम से डेटा इधर से इधर जा रहा है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाते थे, तो वो केबल का एक टाइप था वायर्ड का। तो ट्विस्टेड पेयर इसलिए कहते हैं इसको कि ट्विस्ट का मतलब होता है घुमाव, मोड़। आप कहते हो कहानी में मोड़ आ गया, पिक्चर में मोड़ आ गया, जिंदगी में ट्विस्ट आ गया लाइफ में, तो इसका मतलब घुमाव आ गया। और पेयर का मतलब दो जोड़ा होता है इसका, जैसे नाग नागिन का जोड़ा होता है ऐसे मतलब तारों का जोड़ा होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर। तो यहां से ए से और बी को क्या जाता है, आपका डेटा जाता है। दूसरा जो वायर होता है वो आपका होता है कोएक्सियल केबल। क्या होता है, कोएक्सियल केबल, ये होता है। और इसमें क्या होता है, जो आपका डिश वाला वायर होता है, एक मोटा वायर, उसके ऊपर चारों तरफ इस तरीके से, तो ये कोएक्सियल केबल होता है। तीसरा जो चलता है वो चलता है ऑप्टिकल फाइबर, जो व्हाइट कलर का जो वायर होता है वो। तो इन तीन तारों के जरिए हम क्या करते हैं, डेटा भेजते हैं। अब ये सबसे सस्ता होता है, ये उससे महंगा, ये उससे महंगा, लेकिन स्पीड इसकी ज्यादा, इसकी कम, इसकी और कम। तो जहां जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से इन वायर का यूज किया जाता है नेटवर्क चलाने के लिए। अगर इनका यूज नहीं करते हैं तो फिर होता है हमारा वाईफाई, ये तो होता है वायर्ड मीडिया होता है, वायर्ड। ये मतलब अगर आपने क्या किया, वायर्ड और वायरलेस, इस तरीके से आप अपनी डेटा को भेज सकते हो, तार के द्वारा, बिना तार के द्वारा। अगर तार से भेजते हो तो तीन तरह के तार आपके जो होते हैं, वायर होते हैं। बिना तार के भेजना है आपको तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, उनमें आपके क्या क्या होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, उनके जरिए जाता है। माइक्रोवेव्स होती हैं ये, ठीक है, और एक होती है इंफ्रारेड, ये। तो इन अलग अलग तरह की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसके रूप में आपका डेटा जाता है एनालॉग फॉर्मेट में, डिजिटल से कन्वर्ट हो जाता है एनालॉग फॉर्मेट, मतलब तरंग रूप में डेटा जाता है। तार पे अगर जाएगा डेटा तो वो इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में जाता है, इसमें इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में डेटा जाता है, इसमें लाइट की फॉर्म में जाता है, ठीक है ना। आप तो मोटा मोटा ये मान लें कि इसमें तार पे डेटा जाता है तो इलेक्ट्रिक पल्स की और लाइट की फॉर्म में जाता है, और अगर वायरलेस मीडिया पे जाता है तो तरंग रूप में जाता है, वेव फॉर्म में जाता है। जैसे इंफ्रारेड होता है आपका, घरों में आपके रिमोट होते हैं, तो रिमोट जब आप चलाते हो तो वहां पे क्या आता है कि बीच में अगर कोई बच्चा आ गया तो आप कहते हैं साइड में हटो, नहीं तो कैच नहीं कर रहा। तो इंफ्रारेड के बीच में अगर कोई आ जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, इंफ्रारेड के बीच में अगर कोई आ गया तो बीच में से वो काम नहीं करेगा। माइक्रोवेव में क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है वो दोनों एक सीध में होने चाहिए। बचपन में आपने देखा होगा कि एंटीना सही करते हैं आप, टीवी की आपकी जो डिश विश पकड़ती थी तब क्या करते थे, एंटीना आप मोड़ते हैं, घुमाते थे कि अब सही आ गया क्या, अब सही आ गया क्या। इसका मतलब ये है कि वो जहां से भेजा जा रहा है उस दिशा में अगर आपका एंटीना हो गया तो सिग्नल कैच करेंगे, और अगर नहीं एक डायरेक्शन में तो कैच नहीं करेंगे। तो एंटीना को उस सीध में किया जाता था जहां से ट्रांसमीटर से सिग्नल आ रहे हैं, वो माइक्रोवेव होती है। रेडियो वेव, बीच में कोई भी नदी नाले तालाब पहाड़ कुछ भी आ गया तब भी डेटा आता रहेगा, ठीक है ना। तो वायर्ड और वायरलेस माध्यम जो होते हैं वो हमें देखने होते हैं, उस पर आधारित सॉफ्टवेयर हमें लेने होते हैं। नेटवर्क सुरक्षा, कि आपका जो पूरा एक नेटवर्क बन रहा है उसकी सुरक्षा, उसके लिए क्या करते हैं, क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज करते हैं, कि हम डेटा को ऐसे बना के भेजते हैं कि जिसको भेज रहे हैं वही समझ सके, बीच में कोई भी आदमी उसको हैक कर ले वो समझ में नहीं आए, ठीक है ना। वो आपका क्या होता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, ठीक है, वो क्रिप्टोग्राफी होती है, मतलब सुरक्षा उसको देना।
चौथा आता है इसके बाद में मानव संसाधन। इसके अंतर्गत सिस्टम प्रशासक, नेटवर्क प्रशासक शामिल हैं। सिस्टम प्रशासक का मतलब होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो सिस्टम को पूरे को संभालता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, ये वाला नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इसका काम होता है सिस्टम प्रशासक और नेटवर्क प्रशासक। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम को संभालता है और नेटवर्क प्रशासक जो होता है वो पूरे नेटवर्किंग को देखता है, इंटरनेट वगैरह कहाँ कैसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये सारे घटक जो हैं वो आईसीटी के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, ये आईसीटी के घटक कौन कौन से होते हैं। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसके अलावा दूर संचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी होती है, और इसके अलावा फिर आपका कौन कौन सा होता है, मानव, आपके जो है मानव संसाधन जो है ना वो आते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जरूरी हैं अगर आप आईसीटी अप्लाई करना चाहते हो तो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आईसीटी की शुरुआत हुई कहां से, ठीक है। आईसीटी की शुरुआत हुई कहां से। पहले आपने देखा होगा कि पहले गुरु जो होते थे वो क्या करते थे, ज्ञान दिया करते थे। बच्चे जो होते थे वो घोट मोट करा के और एक लंबी चोटी रख के गुरुकुलों में, आश्रमों में पड़े रहते थे बच्चे बेचारे, और वो क्या करते थे, गुरु माता के लिए लकड़ी लाया करते थे। गुरु माता उनको चने दिया करती थी, 56 कलाओं में उनको निपुण कराया जाता था। फिर धीरे धीरे जमाना बदला, बच्चों के पास में क्या आने लगे, मोबाइल आने लगे, ठीक है। मोबाइलों में ऑनलाइन पढ़ने लगे, कंप्यूटर से पढ़ने लगे, वेबसाइट से पढ़ने लगे, यूट्यूब से पढ़ने लगे। तो ये एकदम से तो जमाना आया नहीं, धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ, यंत्रों का आविष्कार हुआ है और तब जा करके वो चीजें हुई हैं। पहले एक जमाना था जब आप कुछ भी नहीं था, कंप्यूटर नाम की कोई चीज नहीं थी। 1602 में चीन ने अबेकस नाम का गणनयंत्र बनाया था। उसके बाद धीरे धीरे बना, पास्कल का बना, फिर उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने बनाया, फिर हरमन होलेरिथ ने बनाया, फिर 1945 में आया एनिएक, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया 1945 में, ठीक है। ऐसे करके उसकी हिस्ट्री। तो ऐसे ही हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि हमारा जो आईसीटी का यूज कब से किया जाने लगा। आईसीटी की शुरुआत जो है वो 1438 में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से जर्मनी के गुटनबर्ग से हुई। ये माना जाता है कि 1438 में आईसीटी की शुरुआत कब कहां से हुई, गुटनबर्ग में, जर्मनी के गुटनबर्ग में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। वहां से हम मानते हैं कि इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी है उसका आविष्कार हुआ, मतलब यूज किया जाने लगा इसको, है ना। ये पहला जो नेट बना था वो बना था 1969 में, लेकिन 1438 से मानते हैं हम कि यहाँ पे जर्मनी में गुटनबर्ग में ये क्या हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। तब से आईसीटी का यूज मानते हैं कि आईसीटी को प्रचार प्रसार सूचनाओं का करने के लिए यूज किया जाने लगा। 1837 में क्या हुआ, एसपी मोर्स यूएसए का था, उन्होंने टेलीग्राफ का आविष्कार किया, तार का। वो कहते हैं तुम्हारी माँ का तार आया है, ठीक है। पहले चलते थे, तार चलते थे, सूचनाएं आती थी, तो सूचना को प्रेषित कर रहे हैं टेलीग्राम के जरिए। फिर 1876 में ग्राम बेल जो थे स्कॉटलैंड के, उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। अब टेलीफोन से क्या हो रहा है, सूचनाएं जा रही हैं। आपने कहा और कैसे हो, उधर से आया हम बढ़िया हैं, आप कैसे हो, तो वो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, टेलीफोन का आविष्कार हुआ। तो सूचनाएं संप्रेषण हो रहा है, सूचना कम्युनिकेशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन जा रही है यहाँ से, और तुम कैसे हो, मैं बढ़िया हूं, और यहाँ पे कैसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो सूचनाओं का क्या हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है वहां पे, ठीक है, आदान प्रदान हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, टेलीफोन के दिन। इसके बाद में 1895 में मार्कोनी जो थे इटली के जो मार्कोनी थे, उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। कब किया, 1895 में, ठीक है। अब रेडियो से क्या है, आपको सूचनाएं मिल रही हैं। विश्व युद्ध हो गया है, इंडिया मैच जीत गई है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, गाने चल रहे हैं और कुछ चल रहा है, तो सूचनाएं मिल रही हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती का ये फलाना बैंड, एफएम रेडियो तड़का, तो सूचनाएं आप तक पहुंच रही हैं। तो वो क्या आता है आपका, वो सूचना का माध्यम। उसके बाद 1925 में बेयर्ड जो थे स्कॉटलैंड के, उन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया 1925 में। फिर क्या है, आपको यहाँ पे जो सूचनाएं मिल रही थी वो ओनली क्या थी, श्रव्य थी, ठीक है, श्रव्य। और यहाँ पे क्या मिल रही है आपको, दृश्य श्रव्य, ये ऑडियो वीडियो आपको मिल रहा है। वहां पहले क्या मिलता था, ऑडियो मिलता था। यहाँ पे टेलीविजन के आविष्कार से क्या हुआ, सूचनाएं जो आपको मिल रही है, जो भी कुछ प्रसारित हो रहा है वो आपको ऑडियो वीडियो दोनों कंटेंट मिल रहे हैं उसमें। इसके बाद 1957 में सोवियत रूस द्वारा स्पुतनिक एक सैटेलाइट का आविष्कार किया गया। पहला संचार उपग्रह था जिसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को भेजा जाता था। अब जो हम पढ़ रहे हैं, चैनल चल रहे हैं हमारे काफी सारे, सैटेलाइट के जरिए सूचनाएं हमारे तक आती हैं, ठीक है ना।
तो सैटेलाइट के जरिए आती। तो पहला सैटेलाइट जो था वो कौन सा था अपना संचार उपग्रह, वो था स्पुतनिक। उसके बाद में 1960 में थियोडोर मेमन जो अमेरिका के थे, लेजर टेक्निक का डेवलपमेंट किया गया। उसके बाद 20वीं शताब्दी में केबल, फैक्स, जिसे हम कहते हैं फैसिमाइल मशीन, इन सब का आविष्कार किया गया। अब बात करते हैं कि ये सब आविष्कार जो किए गए, तो कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, किसी ना किसी माध्यम से सूचनाओं को संप्रेषित कर रहे हैं ये, ठीक है। 1960 तक कई तकनीकें विकसित हुई। 1960 के पश्चात इन तकनीकों का प्रयोग शिक्षण में किया जाने लगा। तो 1960 तक क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज का, जिनसे हम सूचनाओं को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं। तो 1960 के बाद इनका यूज किया जाने लगा। 1950 में विश्व में सर्वप्रथम सूचना व संचार विज्ञान जो वर्ड है उसका प्रयोग किया जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें कि सूचना व संचार विज्ञान, ठीक है, सूचना व संचार विज्ञान जो है, इस शब्द का यूज कब किया जाने लगा। तो 1950 में इस शब्द का यूज किया जाने लगा कि सूचना व संचार विज्ञान क्या होता है, ठीक है, इस वर्ड का यूज किया जाने लगा। और 1960 के बाद में क्या हुआ, हमने इन टेक्नोलॉजीज को हमने किस में यूज किया, एजुकेशन में यूज करने लगे। 1960 तक डेवलपमेंट हुए। उसके बाद 1960 के बाद डेवलपमेंट जो भी हुए तो उनका यूज हम एजुकेशन में करने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो है ना, रेडियो है, श्रव्य माध्यम है, टेलीविजन है, दृश्य श्रव्य है। तो इसमें सूचना को भेजने के क्या होते हैं, मोड होते हैं। इंफॉर्मेशन को सेंड करने के मोड्स होते हैं, वो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। वो आप कंप्यूटर फील्ड से सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि कौन कौन से तरीके होते हैं सूचना को भेजने के। तो अगर हम बात करें तो इनको बोला जाता है ट्रांसमिशन मोड। जहां जहां पे जरूरत है वहीं वहीं पे आपकी कंप्यूटर वाली चीजें चलती रहेगी। तो ट्रांसमिशन मोड जो है वो कौन कौन से होते हैं, सूचना किस किस तरीके से जाती है। तो पहला जो ट्रांसमिशन मोड होता है वो होता है सिंप्लेक्स, ये मोड होता है। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, ये होता है। और तीसरा जो मोड होता है वो होता है फुल डुप्लेक्स, ये होता है, ठीक है। सूचना को भेजने के तीन तरीके होते हैं। मोड का मतलब तरीका, ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसमिट करने का तरीका जो है, ट्रांसमिट मतलब भेजना। तो सूचना को भेजने के तीन तरीके होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि ए जो है वो एक तरफ से ही सूचना भेज रहा है बी को, या बी भेज सकता है ए को, लेकिन दोनों तरफ से सूचनाएं कभी नहीं भेजी जा सकती हैं। वो क्या तरीका होता है, वो आपका क्या होगा, सिंप्लेक्स मोड होता है। केवल एक तरफ से आप क्या कर सकते हो, सूचनाओं को भेज सकते हो। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, रेडियो है, ठीक है, ये टेलीविजन है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। रेडियो से हमें सूचना मिल रही है, आप रेडियो में वापस कुछ कहोगे, वहां तक जा रही है, ऐसे जा भेज सकते हो नहीं। टीवी पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास में आ रही है, आप डायरेक्टली टीवी को कुछ कहोगे, वहां पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचेगी। तो एक तरफ हमारी तरफ को आ रही है, लेकिन हमारी तरफ से उधर नहीं जा रही है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, सिंप्लेक्स। केवल एक तरफ से, एक एंड से दूसरे एंड पे सूचना जा रही है, दूसरे एंड से पहले एंड पे नहीं जा रही है, तो वो क्या होता है, सिंप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, ए भेज सकता है बी को और बी भेज सकता है ए को सूचनाएं। दोनों तरफ से क्या है, सूचनाएं भेज सकते हैं, लेकिन एक समय पे नहीं। एट द सेम टाइम आप दोनों तरफ से क्या है, सूचनाओं को प्रेषित नहीं कर सकते हो। पहले ए करेगा बी के लिए, फिर बी किसके लिए करेगा, ए के लिए करेगा, ठीक है ना। ऐसे करेंगे, मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ में ही दोनों क्या करें, सूचनाओं को भेज दें। तो वो हमारा कहलाता है हाफ डुप्लेक्स। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी जो होती है, आपने देखा होगा, वायरलेस में एक तरफ से बोलते हैं चार्ली 2 रिपोर्टिंग ओवर, तो वो कट जाता है। फिर दूसरा बोलता है चार्ली 3 रिपोर्टिंग, इस तरह से, तो वो क्या करता है, कट कट के बात होती है। पहले एक तरफ से भेजेगा, फिर वो कट हो जाएगा, फिर दूसरी तरफ से आएगी, फिर कट हो जाएगा। तो भेज तो दोनों एक तरफ, दूसरे दोनों तरफ से दे सकते हैं, लेकिन एक ही समय पे दोनों नहीं भेज सकते। अलग अलग टाइम पे ए भेज रहा है बी को तो बी नहीं भेज सकता, और बी भेज रहा है ए को तो ए नहीं भेज सकता। भेज दोनों तरफ सकते हैं। इसमें ये होता है कि एक ही तरफ भेज सकते हैं, कभी भी दूसरा भेजेगा ही नहीं। तीसरा जो होता है फुल डुप्लेक्स, उसमें क्या होता है, ए और बी दोनों भेज सकते हैं और सेम टाइम पे। और इसका एग्जांपल क्या होता है आपका, टेलीफोन। आपने किसी को फोन किया,
तो फोन पे उधर से भी आवाज आ रही है और इधर से भी एक टाइम पे बोल सकते हैं, दोनों लोग जो है एक टाइम पे बोल सकते हैं, उसे कहते हैं फुल डुप्लेक्स। सूचनाओं को दोनों तरफ से एक ही समय पे सूचनाओं को प्रेषित किया जा सकता है। सूचनाओं को दोनों तरफ से प्रेषित किया जा सकता है, लेकिन एक समय पे एक तरफ से ही प्रसारित किया जाएगा, उसमें एक ही तरफ से प्रसारित किया जाएगा, वो सिंप्लेक्स होता है। ठीक है ना। तो ये ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं। ये कभी कभी आपके एग्जाम में छोटे मोटे क्वेश्चंस, इसमें मच्छर टाइप क्वेश्चन जो है ना वो पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद में हम बात करते हैं आईसीटी जो है शिक्षा में भूमिका। आईसीटी की मतलब एजुकेशन में क्या काम आता है आईसीटी, हम क्यों पढ़ते हैं आईसीटी को, इतनी जो रामायण है हमारी उसको हम क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए सहायक उपकरण के रूप में काम में आता है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये स्लाइड बनी हुई है कंप्यूटर से पावर पॉइंट में, तो बड़ा इजीली आपको दिख रहा है, दृश्य श्रव्य माहौल आपका चल रहा है, मैं बोल भी रहा हूं, ऑडियो भी है, वीडियो भी आपको दिख रहा है, स्लाइड बनी दिख रही है। अगर स्क्रीन पे कुछ भी नहीं हो, मैं केवल बोलता जाऊं, तो आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए क्या है, ये सहायक उपकरण के रूप में है। कुछ भी किसी के समझ में नहीं आया, एनिमेशन दिखा दिया मैंने, वीडियो दिखा दिया, उससे समझा रहा हूं, ठीक है, चित्र बना के दिखा रहा हूं। तो कंप्यूटर की सहायता से हम क्या है उसको प्रभावी बना सकते हैं, उसमें एजुकेशन सिस्टम को क्या कर सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं सहायक उपकरण के रूप में। अधिगम में सहायक, अधिगम में सहायक का मतलब लर्निंग जो होती है, आपकी लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें क्या है सहायता प्रदान करता है। कंप्यूटर में आप यूट्यूब खोलते हो, तुरंत कोई चीज गड़बड़ हुई, तुरंत यूट्यूब पे देखा, तुरंत से समझ जाते हो, तो आपका क्या होता है, लर्निंग में सहायक है। विद्यार्थी एवं शिक्षकों हेतु उपयोगी, शिक्षक भी क्या कर सकते हैं, शिक्षक जो होते हैं वो कंटेंट उसमें देख सकते हैं। दूसरा क्या, उसमें डिलीवर करने में, जैसे स्लाइड बना ली उससे समझा रहे हैं, कोई और चीज बना लिया उससे समझा रहे हैं, तो कंप्यूटर का यूज पढ़ाने में करते हैं। और शिक्षक उसके अलावा कौन सा है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सीखने में, कोई ऐप के जरिए सीख रहे हैं, कोई रिकॉर्डिंग्स को देख के पढ़ रहा है, कोई स्लाइड्स को देख के पढ़ रहा है, कंप्यूटर पे कुछ भी डाला, गूगल पे सर्च किया, पढ़ रहा है, तो सारी उसमें ये क्या है काम में आता है। आईसीटी का प्रमुख कार्य क्या होता है, सूचनाओं को आदान प्रदान करना, जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना, आदान प्रदान करना, ये सब किसका काम होता है, आईसीटी का। विकास का श्रेय किसको जाता है, अमेरिका को जाता है, यूएसए को इसका विकास का श्रेय जाता है। तो देखिए ये जो है, अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि विकास का श्रेय जो जाता है किसको जाता है, अमेरिका को जाता है। और आईसीटी की जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट जो है वो कन्वेंशनल टेक्निक जो है, वो परंपरागत तकनीकें, वो कौन सी हैं, और जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो कौन सी हैं। तो पहली जो परंपरागत तकनीकें हैं उनमें क्या आता है, आपका मौखिक सूचनाएं आती हैं, मुंह से बोल करके जो भी सूचनाएं हम दे रहे हैं वो सारी मौखिक सूचनाएं किसमें आती हैं आपकी, इसमें परंपरागत टेक्निक्स जो होती हैं उसमें आती हैं। चित्र है आपके, आप चित्र बनाते हो, चित्रों द्वारा समझाते हो। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने किसी को समझाना है कि बच्चों ये क्या होता है, इस तरह से एक मोटरसाइकिल आपने बना दी, ठीक है, ये बना दिया, तो अब इससे आप कोई बता रहे हो कि इस तरह से क्या है, ये बाइक होती है, तो ये क्या है, चित्र द्वारा आप समझा रहे हो। आपने कहा कार बनानी है, किसी बच्चे को समझाना है, तो आपने क्या कर दिया, ये बना दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, चित्र द्वारा आप समझा रहे हो। चार्ट से समझा रहे हो, आपको ग्रोथ दिखानी है किसी को इस तरीके से कि पहले वाले में इसमें इतनी ग्रोथ हुई, उसके बाद इतना, फिर उसके बाद में इतना, फिर उसके बाद में डाउन होते गए इस तरीके से, तो क्या चार्ट द्वारा समझा रहे। त्रिआयामी सहायक साधन, जैसे क्या है, त्रिआयामी का क्या होता है, 3D सहायक साधन। जैसे हम बात करें पुस्तकें हैं, पुस्तकों से समझाते थे, पत्र पत्रिकाओं से समझाते थे। दृश्य श्रव्य मतलब क्या है, ऑडियो वीडियो, जैसे टीवी है इससे, है ना, ये दृश्य श्रव्य में आता है। रेडियो जैसे श्रव्य में आता है, प्रोजेक्टर है, टेप रिकॉर्डर है। इन चीजों से पहले हम क्या करते थे, परंपरागत तकनीकें हमारी ये होती थी पढ़ाने की, मतलब टीवी में कोई चीज चला दी, रेडियो पे हमने आ गया हमारा पढ़ाने का कोई, प्रोजेक्टर से समझा दिया, टेप रिकॉर्डर से समझा दिया, या पत्र पत्रिकाएं मैगजीन दे दी हमने, पुस्तकें दे दी, चित्र बना के समझा रहे हैं, चार्ट से समझा रहे हैं, मानचित्र बना दिया, जैसे मान लीजिए आपने इंडिया का नक्शा ऐसे ऐसे करके और ये बना दिया आपने, ठीक है, ऐसे बना दिया ये। लेकिन अब जो है टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक क्या है, लैपटॉप से आप पढ़ा रहे हो, डिजिटल लाइब्रेरी आपके पास में है, कोई सी भी बुक की सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी नेट पे। ई लर्निंग, आप नेट पे देख के पढ़ रहे हो, एप्लीकेशंस के जरिए पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो। कंप्यूटर जो है लैन मैन वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, नेटवर्क का यूज कर रहे हो। डिजिटल लाइब्रेरी आपको मिल रही है,
ठीक है, कई सारी आपको हजारों लाखों किताबें मिल रही हैं, कई सारे वीडियोस मिल रहे हैं, तो वो चीजें क्या है आपकी मॉडर्न टेक्निक्स हैं। ठीक है, आधुनिक तकनीकें और क्या है परंपरागत तकनीकें। तो दो तकनीकें हमारी आईसीटी की होती हैं। अब देखिए ये क्या है, कुछ एक दो चार क्वेश्चंस इसमें हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन में से बन जाते हैं, और काफी क्वेश्चंस मैंने लिखे भी हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे बात करें, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाता है कि पहली बार किस वर्ष आईसीटी शब्द का प्रयोग हुआ। तो पहली बार किस वर्ष हुआ था? 1950 में। आईसीटी शब्द जो था, कंप्यूटर साइंस जो था, कंप्यूटर विज्ञान जो था, वो कब यूज किया गया? 1950 में आईसीटी शब्द का पहली बार प्रयोग। पाठ्य पुस्तक, चित्र, मॉडल आदि किस प्रकार की सूचना तकनीक है? तो आधुनिक में तो आता नहीं है, किस में आएगा? परंपरागत है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक है, चित्र है, मॉडल है, ये सब किस प्रकार की सूचना तकनीक है? आपकी परंपरागत है। विभिन्न प्रकार के उपकरणों तथा उनके अनुप्रयोग से युक्त एक ऐसी तकनीक जो सूचना सामग्री के ग्रहण, भंडारण, पुनः प्रस्तुतिकरण आदि के संपादन में सहयोग प्रदान करती है। मतलब विभिन्न प्रकार के उपकरण क्या हो गए आपके? नेट यूज कर रहे हो, हार्डवेयर यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज कर रहे हो, इन सबको जोड़ जाड़ के और सूचना सामग्री के क्या कर रहे हो? उसको स्टोर कर रहे हो, उसको स्टोर करके फिर दोबारा से इसको प्रेजेंट कर रहे हो। तो उसमें क्या यूज होता है? आईसीटी। सहयोग कौन प्रदान करता है? आईसीटी प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सूचना संप्रेषण तकनीक। ये है क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन से मुख्य लक्ष्य हैं? तो आईसीटी के जो लक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये पूछा जा रहा है। शिक्षा अनुसंधान जनित विषय सामग्री का अधिकाधिक संचार करना। तो जो भी आपकी शिक्षा अनुसंधान है, जनित विषय जो है, विषय सामग्री जो है, शिक्षा अनुसंधान मतलब एजुकेशन रिसर्च जो आपने की है, उस पे जो आपकी कंटेंट्स हैं उनका अधिक से अधिक संचार करना, उनको फैलाना। वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा एज में भली भांति प्रतिस्थापित करना, मतलब उनको क्या है, साइबर एजुकेशन जो है वो साइबर शिक्षा उनको सिखाना। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी जो है उनको स्थापित करना। तो ये सारे के सारे उद्देश्य किसके हैं? आईसीटी के हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। शिक्षा में सूचना संप्रेषण की आवश्यकता क्यों है? अब शिक्षा में सूचना संप्रेषण की आवश्यकता क्यों होती है? शिक्षा की मांग पूर्ति हेतु। शिक्षा की मांग है कि आईसीटी होनी चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए। विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु प्रस्तुत करने हेतु। अध्ययन अध्यापन को अधिक सरल बनाने हेतु। अब देखिए कितनी आसानी से स्लाइड से टिक करते जा रहे हैं और सीधे आपको पढ़ाते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? सूचना संप्रेषण आवश्यकता इसलिए है शिक्षा में, क्योंकि एक तो अध्ययन अध्यापन क्या हो जाता है? इजी बन जाता है। दूसरा क्या होता है कि विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु प्रस्तुत कर सकते हो। आपने गूगल पे कुछ भी डाला, एक बच्चे ने पूछा ये चीज, तुरंत गूगल पर डाला, उसके विषय वस्तु आपने प्रस्तुत कर दी, इमेज दिखा दी उसको। ठीक है, कुछ भी। तो शिक्षा की मांग भी ये है कि पूर्ति करनी है कि भाई टेक्नोलॉजी का यूज करना है, सरल बनाना है। तो वो सब किस में आ जाएंगे? आईसीटी में आ जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी की। शैक्षिक तकनीकी जो है उसकी बात करते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी क्या होता है और उसके कौन कौन से कैटेगरीज होती हैं? शिक्षा में तकनीक मतलब इंजीनियरिंग, या फिर हम नेचुरल एजुकेशन मान लें, या फिर बिहेवियरल जो एजुकेशन है हमारी उसको मान लें। तो शिक्षा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके। चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो क्या है आपका व्यवहारिक शिक्षा है, चाहे प्राकृतिक शिक्षा है, नेचुरल एजुकेशन है, कुछ भी है, कैसी भी है, टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी है। ठीक है, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, चाहे वो आपके व्यवहार से है, चाहे वो प्राकृतिक से है, किसी से भी है। तो एजुकेशन में अगर आप किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो तो उसको शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। ठीक है, शिव के मित्रा जो हैं उन्होंने डेफिनेशन दी है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है। शैक्षिक तकनीकी विधियों एवं तकनीक का वह विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसा साइंस है जिसमें आप क्या करते हो? मेथड्स को और टेक्निक्स को मर्ज कर देते हो। ठीक है, विधियों और तकनीक का वह विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। जो आपके शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, आपने डिसाइड कर रखे हैं कि भाई हमें इस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, समझाना, ये करना है, वो करना, तो वो सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
ब्राइमर द्वारा किया गया। इंग्लैंड के जो ब्राइमर थे उन्होंने 1950 में इस वर्ड को यूज किया, किसको? एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर ये पूछा जाए कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो ब्राइमर जो थे उन्होंने किया। इसका कहां पे किया? इंग्लैंड में, और 1950 में किया। ठीक है। वे साधन जो बालक में विषय वस्तु को रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए अपनाए जाते हैं, शैक्षिक तकनीकी के साधन कहलाते हैं। अब साधन का मतलब क्या होता है? उपागम। ठीक है, हम कहते हैं हार्डवेयर उपागम, मतलब हार्डवेयर साधन। सॉफ्टवेयर उपागम, कठोर शिल्प उपागम, मतलब हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर के साधन। कोमल शिल्प उपागम, इसका मतलब सॉफ्टवेयर के साधन जो होते हैं वो। तो उपागम का मतलब क्या होता है? साधन। ठीक है। वे साधन जो बालक में विषय वस्तु को रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए अपनाए जाते हैं, शैक्षिक तकनीकी के साधन कहलाते हैं। मतलब ऐसे साधन जिनसे बालक जो है वो क्या है? रुचिकर ढंग से मतलब पढ़ता है। तो विषय वस्तु को रुचिकर ढंग से आप प्रेजेंट कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो सारे साधन क्या कहलाते हैं? एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साधन कहलाते हैं। अब देखिए लुक्सडेन ने क्या कहा है? लुक्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक हमारे लुक्सडेन जी जो हुए हैं, जिन्होंने शैक्षिक तकनीकी को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। पहली है शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट, दूसरी है शैक्षिक तकनीकी सेकंड, तीसरी है शैक्षिक तकनीकी थर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी दिमाग पे कोई लोड नहीं लेना है आपको, बिल्कुल इजी है। और इसके बाद जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर वाला पार्ट हम अभी स्टार्ट करेंगे, ये अभी बेस बनाया जा रहा है कि कंप्यूटर वाली चीजें एक स्टार्टिंग से हम लेकर के चल रहे हैं, कंसेप्ट समझा रहे हैं उसका, आईसीटी का होता क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद में कंप्यूटर वाला मैटर, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अलग से अलग कहीं से भी लिया हो। जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उन्हीं को टच करते हुए जो लगता है कि ये आ सकते हैं, केवल और केवल उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो देखिए शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट जो है वो, इसका दूसरा नाम होता है कठोर शिल्प उपागम। कठोर शिल्प उपागम, उपागम का मतलब क्या होता है? साधन। क्या होता है? साधन। ये कठोर शिल्प उपागम का मतलब होता है हार्डवेयर। और शैक्षिक तकनीकी सेकंड जो है उसमें आता है कोमल शिल्प उपागम, मतलब सॉफ्टवेयर। और थर्ड जो होता है वो होता है शैक्षिक तकनीकी थर्ड, प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच इसको कहा जाता है। तो ये ध्यान रखें, लुक्सडेन ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट, मतलब कठोर शिल्प उपागम, हार्डवेयर जिसे कहते हैं। शैक्षिक तकनीकी सेकंड, कोमल शिल्प उपागम, सॉफ्टवेयर जिसे हम कह रहे हैं। और तीसरा होता है शैक्षिक तकनीकी थर्ड, प्रणाली उपागम, जिसे हम क्या कह रहे हैं? सिस्टम अप्रोच कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट, कठोर शिल्प उपागम। जो हमारा हार्डवेयर जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग मूर्त रूप में कठोर शिल्प उपागम होता है। मतलब आपके जो यंत्र हैं, आपके जो डिवाइस जो है, मतलब क्या है? जो टेंजिबल चीजें हैं जिनको आप छू रहे हो, टच कर रहे हो, यांत्रिक उपकरण हैं आपके, मशीन्स के जो आपके एपरेटस जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको हम क्या कर रहे हैं? कठोर शिल्प उपागम कह रहे हैं। सिल्वरमैन ने क्या कहा है कि हार्डवेयर उपागम को संबंधी सापेक्षिक तकनीक नाम दिया गया है। संबंधी रिलेटिव नाम दिया गया, इनको सापेक्षिक तकनीकी नाम दिया गया है। यह उपागम भौतिक विज्ञान व इंजीनियरिंग के सिद्धांत पर आधारित है। तो किस पे आधारित है? ये फिजिकल साइंस है और इंजीनियरिंग के सिद्धांत पे आधारित है। जैसे टेप रिकॉर्डर है, टीवी है, रेडियो है, ग्रामोफोन है, प्रोजेक्टर है, डायस्कोप है, ये सारे के सारे जो भी यंत्र हैं सब किस में आते हैं? आपके ये हार्डवेयर में आते हैं। शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रयोग पर इसे, मतलब इसमें क्या होता है? शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रयोग पर बल। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है? शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रयोग पर बल दिया जाता है। इसे श्रव्य दृश्य उपागम भी कहा जाता है। ठीक है, हार्डवेयर में तो आपको दिखा भी रहे हैं और आपको ऑडियो भी है, जैसे टीवी है आपका, प्रोजेक्टर है। ये पत्राचार व मुक्त विश्वविद्यालय इसी उपागम की देन है। जो आपका ओपन यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो सब किसमें है? इसी हार्डवेयर उपागम। हार्डवेयर के जरिए आप क्या कर रहे हो? घर बैठे पढ़ रहे हो। जैसे कंप्यूटर है आपका, उसके जरिए आप पढ़ रहे हो। समस्त भौतिक संसाधन, जैसे आपका क्या है? ब्लैक बोर्ड है आपका,
चार्ट है, चौक है, किताबें हैं, डस्टर है, प्रोजेक्टर है, ये सब के सब हार्डवेयर उपागम में आते हैं, हार्डवेयर सामग्री में आते हैं, हार्डवेयर संसाधन में आते हैं। तो भौतिक संसाधन जो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। कठोर शिल्प उपागम होते हैं, शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट में आते हैं। ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है, चौक है, किताबें हैं, डस्टर है, प्रोजेक्टर है, ये सब किस में आते हैं, इसमें आते हैं। टेप रिकॉर्डर है, टीवी है, रेडियो, ग्रामोफोन, प्रोजेक्टर, डायस्कोप, सब किस में आते हैं, हार्डवेयर में। कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा छुआ जा सकता है हार्डवेयर कहलाते हैं। अब जैसे माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ठीक है, स्कैनर है, प्रिंटर है, जिनको भी आप टच कर रहे हो सब क्या है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो अंदर चल रहा है, जिनको टच नहीं कर सकते, जैसे विंडोज है, MS ऑफिस है, अंदर जो कुछ चल रहा है जिसको आप टच नहीं कर सकते, निकाल के MS ऑफिस को दे नहीं सकते किसी को। आपने कहा विंडो को निकाल के मेरी जेब में डाल दो, तो नहीं डाल सकते, ठीक है ना, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। परिभाषा की अगर हम बात करें तो डेविश के अनुसार शैक्षिक तकनीकी में भौतिक विज्ञान का उपयोग है, इसके द्वारा धीरे धीरे शिक्षण प्रक्रिया का मशीनीकरण किया जा रहा है। तो परिभाषा हम बात करते हैं तो डेविस के अनुसार शैक्षिक तकनीकी में भौतिक विज्ञान का उपयोग है, वो क्या कहलाता है, आपका शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट है, और मशीनीकरण किया जा रहा है, हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट कहा जाता है, मतलब हार्डवेयर। दूसरा क्या है, इसमें हार्डवेयर उपागम के कार्य, ज्ञान को संचित करना, मतलब प्रिजर्व करना आपकी नॉलेज को, उसका प्रसार करना और उसका विस्तार करना, ये तीन चीजें इसके कार्य होते हैं। कठोर शिल्प उपागम में आता क्या है, देखो अब ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये पूछ लेता है कि किस में से कौन सा उपागम दृश्य श्रव्य है, श्रव्य कौन सा है, ठीक है, दृश्य कौन सा है, और हार्डवेयर में आता है कि किस में आता है। तो ऑडियो हार्डवेयर उपागम साधन जो होते हैं ऑडियो वाले, मतलब जिन्हें हम कहते हैं श्रव्य उपागम, है ना, श्रव्य उपागम हम जिन्हें कह सकते हैं, ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं ऑडियो मतलब हार्डवेयर। तो रेडियो है आपका, टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, शिक्षण मशीन है, ग्रामोफोन है, लिंग्वाफोन है, ये सब के सब किस में आते हैं, ऑडियो उपागम में, मतलब श्रव्य उपागम में आते हैं। इनके द्वारा आप सुनते हैं और सुन करके सीखते हैं, तो वो सब के सब क्या है, श्रव्य उपागम में आते हैं। मतलब ये केवल ऑडियो है। कौन कौन से, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, शिक्षण मशीन, ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन, ठीक है। लिंग्वाफोन होता है आपका, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके उसमें सीखते हैं उसमें, तो वो। दूसरा होता है दृश्य हार्डवेयर उपागम। दृश्य हार्डवेयर उपागम में क्या होता है आपका, श्याम पट्ट है, ठीक है, बोर्ड जो है आपका ब्लैक बोर्ड, स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइड लगाई उसमें आपने, स्लाइड जैसे ये दिखा रहे हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर है ना, ये फिल्म स्क्रीन प्रोजेक्टर, जिसमें एक वो फिल्म का स्ट्रिप का मतलब एक परतनुमा जो आती थी उसको डाल देते थे फिल्म स्ट्रिप को, और उससे आपका दीवार पर प्रोजेक्ट करती थी। ओवरहेड प्रोजेक्टर, मैजिक लालटेन, एपीडाइस्कोप, ये सब प्रोजेक्टर की टाइप हैं। तो ये सब के सब किस में आते हैं, दृश्य हार्डवेयर में आते हैं। श्रव्य दृश्य में क्या आता है आपका, टीवी आता है, ऑडियो भी है और आपका वीडियो भी है, ठीक है। प्रोजेक्टर में आपका जरूरी नहीं कि ऑडियो आए, केवल विजुअल में है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपका प्रोजेक्टर में तो सब कुछ चल रहा है, ऐसा ऑडियो के लिए उसके लिए अलग से लगाना पड़ता है। प्रोजेक्टर का काम है केवल वीडियो दिखाना, ठीक है, ऑडियो के लिए अलग से डिवाइस लगाना पड़ेगा उसमें। कंप्यूटर, VCD, CCTV, वीडियो टेप, ये सब वीडियो टेप मतलब वीडियो कैसेट जो आती थी, तो ये सब के सब किस में आते हैं, श्रव्य दृश्य उपागम में आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आता है शैक्षिक तकनीकी सेकंड, ये आता है आपका कोमल शिल्प उपागम। कोमल शिल्प उपागम में आपका क्या आता है, कोमल शिल्प उपागम में आता है अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, शिक्षण तकनीकी इसमें शामिल होते हैं। उसमें इंजीनियरिंग तकनीकी आती थी, किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग है वो होती थी उसमें, और इसमें क्या आता है, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आती है, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी आती है, और एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो शामिल है इसमें। इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। वहां पे मशीनों का यूज करते थे, मशीनीकरण करते थे, यहाँ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण तथा सीखने के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। सिल्वरमैन ने इसे कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहा है। सृजनात्मक शिक्षा तकनीक इसको नाम दिया गया है, किसके द्वारा, सिल्वरमैन के द्वारा। यह एक प्रकार का शिक्षण है जिससे हार्डवेयर के माध्यम से दिया जाता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है,
ऐसा चीज है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हार्डवेयर के द्वारा इसको आप प्रेषित कर रहे हो, किसी तक पहुंचा रहे हो। इसके चित्र है, मॉडल है, मानचित्र है, ग्राफ है, ट्रांसपेरेंसी है, शिक्षण विधियां हैं, नोट्स हैं, शिक्षक द्वारा दिया गया ज्ञान, ये सब का सब क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। मतलब जिसको आप छू नहीं सकते वो क्या है, आपका सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे क्या है, मानचित्र वगैरह है, ये सब सारी चीजें। आपने मानचित्र बना दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते मानचित्र को उठा के दे दें। आप ऐसा नहीं, ज्ञान लो भैया, मेरी मुट्ठी में ज्ञान है, इसको रख लो। तो वो क्या है, उसको टच नहीं कर रहे। वो सारी चीजें क्या है, सॉफ्टवेयर है। चित्र है, मॉडल है, मानचित्र है, ग्राफ है, ट्रांसपेरेंसी है, शिक्षण विधियां, सब किस में आते हैं, सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं तो कौन कौन सी चीजें किस किस में आती हैं, देखिए। ग्राफिक्स जो है, चार्ट है, पुस्तकें हैं, चार्ट, पुस्तकें, ग्राफ, मानचित्र और पोस्टर, ये सब किस में आते हैं, आपके ग्राफिक्स जो होता है उसमें आते हैं। प्रक्षेपित में आता है आपका प्रोजेक्ट जिसे हम कर रहे हैं, स्लाइड है, ट्रांसपेरेंसी है, चौक, बुलेटिन बोर्ड व फ्लैनल बोर्ड, प्रदर्शित कर रहे हो आप, ठीक है। प्रक्षेपित का मतलब पोस्ट, इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हो आप। त्रिआयामी का मतलब होता है 3D, वास्तविक पदार्थ, मॉडल, मॉडल वगैरह बना के अगर आप समझाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिआयामी मॉडल कहते हैं। तो ये तीनों चीजें किस में आती हैं, आपकी सॉफ्टवेयर में आती हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रणाली उपागम की, ठीक है ना। तो यहां तक हमने ये बात की, तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंप्यूटर वाला जो पार्ट है हमारा, हार्डवेयर और कंप्यूटर का जो अपना सॉफ्टवेयर जो है, तो कंप्यूटर की स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद में हम प्रणाली उपागम पढ़ेंगे, उसके बाद में CAL, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, उसके बाद में कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद में उसके फैक्टर्स जो ICT को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वो करेंगे हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। धन्यवाद।